हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज में यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह हम डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम जान लें कि ये कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो सबसे पहले जब हमारा वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, 1914 से 1914 से और 1918 के बीच ये हमारा वर्ल्ड वार हुआ था। तो ओके, तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो हमारी सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वायसराय वर्सरीज साइन हुई थी। ठीक है, तो इस ट्रीटी को ध्यान में रखिएगा। और इस ट्रीटी से क्या आया था, इस ट्रीटी से आपका आया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन पहले फॉर्म हुआ। ठीक है, जो लीग ऑफ नेशन हुआ था 1920 में हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, तो इस जो लीग ऑफ नेशन बना था, ये अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का पहला स्वरूप क्या था, वो क्या था, लीग ऑफ नेशन था। लीग ऑफ नेशन था। देन जब ये ट्रिटी ऑफ वर्सलीज आई थी, उसी समय आईएलओ, जो ILO है, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1920 में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वाइसराय के समय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक और इस्टेब्लिश हुई थी, ILO इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, देन फिर जो है ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका ILO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, देन फिर इसमें आइए जब तब ये जो लीग ऑफ नेशन था, ये जो भी उस समय देश लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, उस समय इन दोनों की भी ट्रीटी साइन हुई थी। देन फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। फिर जब धीरे धीरे सब जो भी कंट्रीज़ थे वो सब आपस में सब सही रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ, 1941 में अटलांटिक चार्टर आ गया था। अटलांटिक चार्टर ये किस लिए आया था, जो ह्यूमैनिटीज़ मतलब लोग मर रहे थे, उनको बचाने के लिए अटलांटिक चार्टर आया था। तो इस अटलांटिक चार्टर के आने में सबसे मेन रोल किसका था, मेन रोल था आपके जो US के प्रेसिडेंट थे, FD रोजरवर्ल्ड, इनका मेन रोल था। और जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, इनका मेन रोल था। फिर इन दोनों ने मिलकर एक UN डिक्लेरेशन फॉर्म किया था 1942 में। जो इसका डिक्लेरेशन का मेन रोल तो क्या था कि 1942 तक हम सभी जो वर्ल्ड वार मेन जो चल रहा था उसको हम जीतना था, इसका डिक्लेरेशन। ठीक है, आप ये जान लीजिए जो सेकंड वर्ल्ड वार थे, इसमें दो ग्रुप थे। एक एटलाइट ग्रुप था जिसमें US, UK, फ्रांस, पोलैंड और सोवियत संघ, जो आज का रसिया है। ठीक है, और एक्सिस पावर में कौन कौन नेशन थे, जिसमें जर्मनी था, जापान था, इटली था। जर्मनी में जिनका नाम आप सुने होंगे, हिटलर। ठीक है, वो इनका मेन रोल था। और ये जापान जापान भी जो था, जिसमें आपको हमने बताया था करंट अफेयर्स में अभी कुछ दिनों पहले, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को, ये दो उस समय बम गिराए गए थे US के द्वारा। ठीक है, तो उसको आप हमारे करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। देन तो इन दोनों के बीच डिक्लेरेशन हुई। बाद में जो है इनका पहले रोल क्या था कि वर्ल्ड वार को हमें जीतना है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसकी पीस कीपिंग मिशन केम लेटर आया था नियर द वर्ल्ड वार। मतलब जब जैसे जैसे वर्ल्ड वार ख़त्म होने लगा था, वैसे वैसे पीस कीपिंग के लिए बढ़ रहा था, शांति वार्ता की तरफ इनका मिशन बढ़ गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1944 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म होने वाला था, तो एक डम्बरडोन ओक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये पूछा जाता है किस कब हुई थी, 1944 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में होने में मेन रोल किसका था, US, UK और रसिया का मेन रोल था। ठीक है, तो उसके पहले क्या हुआ था कि 26 जून 1945 को एक चार्टर आया इसी कॉन्फ्रेंस के तहत। ठीक है, और इसी से बाद में UN, जो यूनाइटेड नेशन है, वो इस्टेब्लिश हुआ था। इस चार्टर में क्या हुआ था, 51 कंट्रियों ने साइन किया था, एक MOU पे साइन किया था। ठीक है, और जिसमें जो 51 नंबर की जो कंट्री थी, वो कौन सी थी, पोलैंड थी। ठीक है, पोलैंड कंट्री थी। 51 नंबर की कंट्री कौन सी थी, पोलैंड की कंट्री थी। और बाद में यही चार्टर 26 जून को आया था, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट, बट केम इफ़ेक्ट, मतलब इसका जो सही तरीके से लागू हुआ था वो कब हुआ था, वो लागू हुआ था आपका
24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। इसीलिए हम जो 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, यूएन डे मनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कब यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, वो 1945 में हुआ था, लेकिन यूएन डे कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। जो यूएन की जितना मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका नेम जो गिवन था वो किसने दिया था, एफ डी रोजवेल्ट ने दिया था, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय। इनके बारे में बता दें कि यूएस के प्रेसिडेंट ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि लगातार 4 बार प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के बाद जो है यूएस में अमेंडमेंट आ गया, तो तब से यूएस में 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते थे मैक्सिमम। ठीक है, अब यूएन के बारे में फिर से आइए। यूएन में अब तक टोटल मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर हैं जो कंट्री इसमें भाग ले चुकी हैं। 193 नंबर पे कौन सी कंट्री है, साउथ सूडान। ये साउथ सूडान कहाँ पे है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ये 2011 में ये जुड़ी थी। ठीक है, अब देन फिर देखते हैं क्या है। जो ये यूनाइटेड नेशन की जो बिल्डिंग बनी थी, ये किसने बनाई थी, वेलिस हेल्सन ने बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कौन बनाया था, वेलिस हेल्सन ने बनाया था। और जो यूएन में आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कितनी हैं, 6 लैंग्वेज हैं टोटल। ठीक है, 6 भाषाएं हैं यूएन में। जो कौन सी है, फ्रेस्का में क्या है, जैसे फ्रांस, रसिया, इंग्लिश, स्पेनिश, सी से चाइनीज़ और ए से अरेबिक। जो अरेबिक लैंग्वेज है ये लास्ट लैंग्वेज ऐड हुई, तो क्वेश्चन पूछ सकता है यूएन से लास्ट लैंग्वेज कौन सी ऐड हुई थी, वो अरेबिक लैंग्वेज ऐड हुई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, और लेकिन जो इसकी वर्किंग लैंग्वेज है, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज जो बोली जाती है वहाँ पे, लेकिन जिनमें काम होता है या वर्किंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, केवल इंग्लिश और फ्रेंच, ये पूछा गया हुआ है। ठीक है, ने जो यूएन का फ्लैग झंडा है वो अडॉप्ट कर दिया था, अक्टूबर 1947 को अडॉप्ट किया था। और इसके यहाँ पे इसमें कौन सी ब्रांच बनी है, ओलिव ब्रांचेस की इसके अंदर पत्तियाँ बनी हैं, जो जैतून की पत्तियाँ होती हैं उसकी बनी है पत्तियाँ। ठीक है, a decision of an important matter taken by the 2/3 majority, सॉरी। देन फिर हम आगे आते हैं यूएन के ऑर्गन में। तो जो जो इनके मतलब अलग अलग इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल स्टेट होता है। इसकी मीटिंग साल में एक बार होती है। मेंबरशिप ऑफ न्यू स्टेट डन बाय द यूएनजीए, मतलब जो इसमें मेंबर आते हैं वो रिकमेंडेशन से आते हैं, किसके, यूएनएससी से आते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से के उससे आते हैं। ठीक है, और जो इसका डिसीजन होता है यूएनजीए का, अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो हमें 2/3 मेजॉरिटी, हमें वोट उसकी ज़रूरत होती है, 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए रहता है। ओके, देन फिर हम देखते क्या है कि आगे जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसको पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो मेंबरशिप है वो कितनी है, 15 मेंबरशिप है टोटल। ये एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बॉडी होती है। ठीक है, और इसके जो 5-15 मेंबर होते हैं उसमें 15 मेंबर में 5 परमानेंट होते हैं। वो कौन कौन से, यूएस, यूके, जो सेकंड वर्ल्ड वार जो जीते थे कंट्रीज़, वही सब परमानेंट मेंबर है। कौन कौन सी, यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, चाइना। और इनको वोटिंग और मेन वीटो पावर होती है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं एवरी 2 साल में, अलग यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अपॉइंट किए जाते हैं। और इनको सिर्फ वोटिंग की पावर होती है, वीटो की पावर नहीं होती है। ठीक है, इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर है। अब इसी साल इंडिया को 2020 में इंडिया जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबरशिप लिया है 8वीं बार। ठीक है, 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। ये 2 साल के लिए बना है। अभी इसी साल इसका अनाउंसमेंट हुआ है, 1 जनवरी 2021 से ये नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा, अलॉन्ग विद द आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। नॉन परमानेंट मेंबर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट से आते हैं, जिसे 5 मेंबर लिए जाते हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़, 2 मेंबर लिए जाते हैं लैटिन अमेरिका, जो मतलब हमारा साउथ अमेरिका है,
और 2 मेंबर लिए जाते हैं वेस्टर्न यूरोप और अदर कंट्रीज़ से। तो इस तरह के हमारे टोटल 10 मेंबरशिप होते हैं। ठीक है, करंट में कौन कौन नॉन परमानेंट मेंबर है? बेल्जियम है, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, नाइजीरिया है, सेंट विंसेंट एंड ये हैं, साउथ अफ्रीका है, और कौन है? टुनीशिया है। टुनीशिया, ये टोटल हमारे नॉन परमानेंट मेंबर हैं।